हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी राजमोहन झा और टैक्स सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ न्यू अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस वगैरह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। यहाँ पे देख पा रहे हो नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 डेटेड 18 में 2021 को आया था। ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 4th अमेंडमेंट रूल 2021 में क्या क्या अमेंडमेंट आया है उसके बारे में है। तो फ्रेंड्स, हम आज इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और जीएसटी पोर्टल में कुछ न्यूज एंड अपडेट्स आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी एक आसान भाषा में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा स्क्रीन में हमने जीएसटी का वेबसाइट खोल रखा है gst.gov.in। इस पे आप यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट्स में आओ। जैसे ही न्यूज एंड अपडेट्स में क्लिक करेंगे व्यू ऑल में, तो यहाँ पे जो भी न्यूज एंड अपडेट्स है वो सारी खुल के आपके सामने आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले ये जो यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट्स हम आपको डिस्कस करेंगे उससे पहले एक चीज बताते थे कि गवर्नमेंट ने एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर अप्लाइंग रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में एसओपीज लेके आया है। जो भी रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं उसके रिगार्डिंग एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेके आए हैं। और गवर्नमेंट ने जो 30 डेज का टाइम पीरियड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, उसको एक्सटेंड करके 90 डेज कर दिया है। उसके रिगार्डिंग क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू हम रिवोक करवा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल जो हो चुका है उसको। इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर के थ्रू बताया है। वो सर्कुलर है 148/04/2021, वो भी जीएसटी के अंदर आया है। तो इसको भी हमने डिस्कस किया है और एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया है। वो आपको इस आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको भी जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस सर्कुलर का जिक्र यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि जैसे हम न्यूज एंड अपडेट्स में आएंगे, यहाँ भी एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन दिया है। तो पढ़ते हैं पहले इसमें क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशंस। तो जो भी हमारा यहाँ पे क्या बोला है कि टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। किस चीज को एक्सटेंशन किया है? तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन जो फॉल करता है बिटवीन 15th अप्रैल टू 30th मई 2021, उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 31st मई 2021 कर दिया है। जो इस टाइम पीरियड में हमारा फॉल कर रहा है, जो कि हमें रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना होता है इस टाइम पीरियड में, तो उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 31st में कर दिया है। सारे को एक्सटेंड यहाँ पे नहीं किया है। जो हमारा जो टाइम लिमिट जो 30 डेज से 90 डेज तक हम अप्लाई कर सकते हैं रिवोकेशन के लिए, वो सर्कुलर नंबर 148 के थ्रू गवर्नमेंट ने किया है, जिसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस दोनों चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट न्यूज एंड अपडेट्स में। नेक्स्ट में ये आपका ये जनरेशन ऑफ जीएसटीआर 2B4 अप्रैल 2021 के रिगार्डिंग है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि 1 मई 2021 को गवर्नमेंट ने बहुत सारे नोटिफिकेशंस लाया था। ऑलमोस्ट 14 नोटिफिकेशंस थे जिसके थ्रू 9 नोटिफिकेशंस थे जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने डिफरेंट ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 12 नोटिफिकेशन नंबर 13 था, उसके थ्रू गवर्नमेंट ने जो हमारा अप्रैल मंथ का जीएसटीआर1 जो मंथली रिटर्न फाइल करता है और जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है उसके लिए आईएफएफ जो ऑप्शनल होता है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, उसका डेट को 15 डेज से एक्सीड कर दिया था। तो 15 डेज, जैसे हमारा कोई मंथली रिटर्न फाइलर है, उसका अप्रैल मंथ का जीएसटीआर1 कब फाइल करना होता है, उसको 11th मई 2021 को, बट उस गवर्नमेंट ने 15 डेज से उसको एक्सटेंड कर दिया। और 15 डेज हमारे 11th मई में ऐड करेंगे तो हमारा 26th मई बनता है। एंड जिसका भी क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग होता है जो कि ऑप्शनल है, जिसको हम आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज बोलते हैं, उसको कब तक फाइल करना होता है? अप्रैल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021, उसको हमें फाइल करना है होता है 13 मई 2021। एंड गवर्नमेंट ने उसको भी 15 दिन से एक्सटेंड कर दिया था। तो हम जब 13 मई में 15 दिन जोड़ेंगे तो वो 28 मई 2021 बनता है।
तो गवर्नमेंट ने बोल रहा है कि यहाँ पे अगर अप्रैल मंथ का GSTR1 एंड GSTR जो हमारा IFF है क्वार्टरली रिटर्न फाइलर के लिए, वो दोनों ही एक्सटेंड करके जो हमारा एक्सटेंड कर दिया है 28 मई तक, 26 में हो या 28 मई तक एक्सटेंड कर दिया है, तो हमारा GSTR2 भी होता है जिसके थ्रू हम ITC लेते हैं, वो तो तैयार ही नहीं होगा, जो हमें 14th तक हमें जनरेट हो जाता है। बट जैसे GSTR1 और IFF का डेट बढ़ गया है, तो जो हमारा 2A जनरेट होता है 14th को, तो वो तो जनरेट हो नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया है कि वो हमारा जो अप्रैल मंथ का 2B है वो जनरेट होगा 29 मई 2021, ठीक है, ये हमारा 29 में 2021 में जनरेट होगा। अब गवर्नमेंट ने एक चीज और क्लियरिफाई कर दिया है कि जो भी एसएससी जो रूल 36(4) को कंप्लाई करता था, तो एक नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 को थ्रू गवर्नमेंट ने ये प्रिस्क्राइब कर दिया है कि जो रूल 36(4) है, जो हम आईटीसी लेते हैं, जिसका जहां पे लिखा है कि हम मैक्सिमम 5% ही आईटीसी ले सकते हैं, जो हमारा 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसको हम कंप्लाई जो करेंगे वो अप्रैल मंथ का हम अपने जो हमारे पास आईटीसी है उसके बेसिस पे हम अप्रैल मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे जो हमारे बुक्स में दिख रहे हैं। बट हम रूल 36(4) को फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड में क्यूमुलेटिव जब हम मई का रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम हम इसको कंप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा एंड आप सभी को मालूम चल गया होगा ये न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको करता हूं क्लोज और आप सबको ले चलता हूं नोटिफिकेशन जो हमारा है, नोटिफिकेशन नंबर 15, जो नोटिफिकेशन आया 15/2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 18 में 2021, जिसमें गवर्नमेंट ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 4th अमेंडमेंट रूल 2021 का बात किया है कि हमारे 4th अमेंडमेंट रूल 2021 में क्या क्या अमेंड हुआ है, क्या क्या न्यू चीज इंसर्ट किया गया है उसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि हमारा ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आप सभी के सामने खुला हुआ है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो भी नोटिफिकेशन आए हैं वो हम कहां से डाउनलोड करें। तो मैं आज आपको प्रोसीजर बता रहा हूं कि ये नोटिफिकेशन हम कहां से डाउनलोड करते हैं, लेटेस्ट और जेन्युइन नोटिफिकेशंस। तो फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं अपने ये CBIC जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है उनके होम पेज में आ जाते हैं। उसका वेब एड्रेस है cbic.gov.in। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये होम पेज दिखाई देगा, इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हो जीएसटी लॉ रूल्स एंड रेट्स के बारे में यहाँ पे एक टैब बना हुआ है। यहाँ पे आप जैसे आओगे, यहाँ पे नोटिफिकेशंस है, क्योंकि हमारा ये सर्कुलर नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, ऑर्डिनेंस भी नहीं है, ये नोटिफिकेशंस है, तो हमें नोटिफिकेशन के टैब में जाना है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के टैब में क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हमारा रेट से रिलेटेड नहीं है, तो हमें ये सेंट्रल टैक्स रेट में नहीं जाना है, ये सिर्फ सेंट्रल टैक्स हमारा प्रोविजन से रिलेटेड है। तो आपको इसमें क्लिक करना है, ये रेडियो बटन में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इसको स्क्रॉल डाउन करना है, तो हमारा जो नोटिफिकेशन नंबर था वो था 15/2021। तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा है सीक टू मेक 4th अमेंडमेंट 2021 टू CGST रूल 2017। जो हमारा CGST रूल 2017 में उसमें कुछ अमेंडमेंट आया है, उस अमेंडमेंट का नाम 4th अमेंडमेंट रूल 2021 दिया है। अब उसको हम डिस्कस करेंगे। इसको आपको व्यू करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, वो हो जाएगा आपके खुल जाएगा दूसरे टैब में, और उसको डाउनलोड कर लेना है। हमने आपके लिए ये जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर रखा है, उसी के बेसिस पे हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, वो पॉइंट नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में दिया है कि ये नोटिफिकेशन को हम क्या टाइटल, क्या नाम देंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 4th अमेंडमेंट रूल 2021 बोलेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 में कि ये जो हमारा 4th अमेंडमेंट रूल 2021 है ये कब से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। जब ये ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो जाएगा तब से ये आ जाएंगे इन फोर्स में। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में क्या क्या हमारा अमेंडमेंट है उसके बारे में सारे नोट डाउन किया है। तो एक एक करके चलते हैं कि ये क्या क्या अमेंडमेंट आया है, क्या क्या न्यू अमेंडमेंट्स इंसर्ट किया है गवर्नमेंट ने। फ्रेंड्स, जो हमारा चेंजेस नंबर 1 है उसको डिस्कस करने से पहले जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर नंबर 148 के थ्रू SOP लाया था, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसका डेट को एक्सटेंड कर दिया था, फर्दर 90 डेज तक कर दिया था। तो पहले उसको डिस्कस कर ले। तो जो हमारा चेंजेस नंबर 1 है और यहाँ पे चेंजेस नंबर 5 है
जो हमारा अमेंडमेंट नंबर 5 है वो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले हम सर्कुलर नंबर 148 को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन जो मैंने सर्कुलर नंबर 148 को ओपन कर लिया है, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। किस चीज के लिए? अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट कर दिया है फॉर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जब हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एओ कैंसिल कर देता है तो हमारे पास 30 डेज का टाइम होता है अप्लाई करने के लिए फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर वो 30 डेज भी एक्सटेंड हो जाता है तो एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के पास पावर है कि वो रिवोक हमारा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को कर दे। तो वो अगर 30 डेज, जो हमारा फर्स्ट का 30 डेज का टाइम लिमिट होता है, अगर वो चला जाता है तो नेक्स्ट 30 डेज हमें एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है एओ के थ्रू एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर को। अगर ये 30 डेज भी चला गया, मतलब 30 डेज जो हमें एओ को फाइल करना है और नेक्स्ट 30 डेज हमें जो एओ के थ्रू एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर को फाइल करना है, तो टोटल 60 डेज का भी अगर टाइम चला गया तो हम कमिश्नर को एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, कमिश्नर के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं थ्रू एओ। तो वो नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, जो हमारा 60 डेज चला जाता है उसका नेक्स्ट 30 डेज के अंदर हमें कमिश्नर के पास एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है थ्रू एओ। तो यही इसी चीज का हमारा जो प्रोसीजर होगा, वो क्या प्रोसीजर होगा, कैसे हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे और वो लोग हमें कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसके रिगार्डिंग में सर्कुलर नंबर 148 में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया गया है। तो ये मैंने एक सेपरेट वीडियो के थ्रू इसको डिस्क्राइब कर दिया हूं और आई बटन में इसका लिंक दे दिया हूं। फ्रेंड्स, आपने सभी ने देखा नहीं होगा तो इसको जाके देखिएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगा। अब चलते हैं हमारा जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन नंबर 15 है उसके तरफ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अमेंडमेंट नंबर 1 है उसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं आता हूं अमेंडमेंट नंबर 5 को डिस्क्राइब करता हूं, इससे अमेंडमेंट नंबर 1 हमें क्लियर से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो फॉर्म REG 21 जो हमें फाइल करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे पहले वर्ड लिखा हुआ था डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहां पे डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहां से हमारा कैंसिलेशन ऑर्डर आया है वहां से 30 डेज तक के अंदर अप्लाई करना पड़ता है, ये लिखा हुआ है। बट अब गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड करके नेक्स्ट 30 डेज एंड नेक्स्ट 30 डेज टू एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर एंड नेक्स्ट 30 डेज टू कमिश्नर एक्सटेंड करके टोटल 90 डेज कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने ये वर्ड को भी वहां इंसर्ट कर दिया है। तो यहाँ बोला है कि आफ्टर द वर्ड डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द वर्ड एंड फिगर, यहाँ पे है विद इन सच टाइम पीरियड एज एक्सटेंडेड बाय एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर एज द केस में भी कोई ऐड कर दिया जाए, शैल बी इंसर्टेड बोल रहा है। तो जो उन्होंने टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया था वो यहाँ पे वो फॉर्म REG 21 में ऐड कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया था जो अमेंडमेंट नंबर 5 है, अमेंडमेंट नंबर 5 को हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं अमेंडमेंट नंबर 1 की तरफ। अमेंडमेंट नंबर 1 में जो यहाँ पे लिखा है कि रूल 21, जो कि हमारा बताता है कि हमारा अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिलेशन हुआ है तो उसको कैसे हम या कितने टाइम फ्रेम के अंदर हम उसको रिवोक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले था डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वहां से 30 दिन तक हमें अप्लाई करना पड़ता था। बट गवर्नमेंट ने अब जो एडिशनल 30 डेज प्लस 30 डेज का दिया है वहां इसको इंसर्ट करना चाहता है और ये वर्ड के थ्रू ये वर्ड को इंसर्ट करके गवर्नमेंट ने वो मतलब रूल जो रूल 23 है उसको चेंजेस कर दिया गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड को ऐड किया है गवर्नमेंट ने, और विदिन द टाइम पीरियड एज एक्सटेंडेड बाय एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर, जो हमारा टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर ने, वहां से वहां तक हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशंस। अब आते हैं हम अपना अमेंडमेंट नंबर 2 जो हमारा रूल 90 से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, रूल 90 में हमारा रिफंड, जो हम जीएसटी में आईटीसी या ई कैश लेजर में रिफंड की बात कर रहे हैं, तो मोस्टली आईटीसी में जो हम रिफंड चाहते हैं वो फॉर्म जीएसटी RFND 01 फाइल करके करते हैं, उसके रिगार्डिंग बात करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या इंसर्ट किया है, वो जो हमारा सब रूल 3 है उसमें एक प्रोविजो को इंसर्ट किया है। वो कौन सा प्रोविजो है ये देखते हैं। तो हमारा जो सब रूल 3 में प्रोविजो को ऐड किया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी हम फॉर्म जीएसटी RFND 01 फाइल करते हैं और उसमें कोई
डिफिशियंसीज आता है तो डिपार्टमेंट हमें डिफिशियंसीज को फॉर्म जीएसटी आरएफएनडी 0 के थ्रू हमें कम्युनिकेट करता है कि क्या क्या डिफिशियंसीज है, फिर हमें वो डिफिशियंसीज को ठीक करके फिर से फॉर्म जीएसटी आरएफएनडी 01 को फाइल करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने हमें कुछ एसएससी को कुछ रिलैक्सेशंस दिया हुआ है। वो क्या रिलैक्सेशंस है कि जो हमारा जो आरएफएनडी 01 है वो हमें मैक्सिमम जो भी पीरियड का हम फाइल कर आरएफएनडी 01 फाइल करते हैं उसको विद इन 2 ईयर तक हमें फाइल करना पड़ता है, नहीं तो वो वैलिड टाइम पीरियड नहीं माना जाता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ ये क्या किया है, कहा है इस अमेंडमेंट ये प्रोविजन को इंसर्ट करके कि जो हमारा फॉर्म जीएसटी आरएफएनडी 01 है और जो हमें डिफिशियंसी गवर्नमेंट ने कम्युनिकेट किया है थ्रू जीएसटी आरएफएनडी 03 उस टाइम पीरियड को नहीं मानेंगे। जो भी हमारा टाइम पीरियड जैसे 7 दिन होता है, 7 दिन के अंदर डिफिशियंसीज को कम्युनिकेट करता है, जितने दिन के अंदर वो कम्युनिकेट करता है, तो हम जो फ्रेश उस डिफिशियंसीज को ठीक करते हुए जो फ्रेश फॉर्म जीएसटी आरएफएनडी 01 फाइल करेंगे उस पीरियड को हम काउंट नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। 2 साल के टाइम लिमिट के अंदर जो हम नेक्स्ट आरएफएनडी 01 फाइल करेंगे उस टाइम पीरियड को हम काउंट नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। Provided that the time period from the date of filing of refund claim in form GST RFD 01 till the date of communication of deficiencies, यहाँ पे देखिएगा date of filing of refund claim in form RFD 01 till the date of communication of deficiencies in form GST RFD 03 by the proper officer shall be excluded from the period of 2 years as specified in subsection 1 ऑफ सेक्शन 54। जो हमें 2 साल के अंदर हमें जो फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01 फाइल करना पड़ता है, वो चाहे आप कितने भी बार करो लेकिन वो 2 साल के अंदर फाइल करना पड़ता है। सपोज मैंने पहली बार कर दिया, उसमें कुछ डिफिशियंसीज आ गया, गवर्नमेंट ने आरएफडी 03 फाइल कर दिया, फिर मैं आरएफडी वो डिफिशियंसीज को ठीक करते हुए आरएफडी 01 फाइल करूंगा। तो पहला जो आरएफडी 01 फाइल किया और जो मुझे आरएफडी 03 इश्यू हुआ, गवर्नमेंट ने कम्युनिकेट किया डिफिशियंसीज को थ्रू आरएफडी 03, उसमें जो टाइम पीरियड लगा वो टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर देगा, उसमें 2 साल के अंदर उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम दूसरे चेंजेस। तो फ्रेंड्स जो हमारा रूल 90 है गवर्नमेंट ने उसमें सब रूल 5 एंड हमारा पहले सब रूल 4 तक ही हुआ करता था, अब गवर्नमेंट ने सब रूल 5 एंड सब रूल 6 को इंसर्ट कर दिया है। ये बहुत ही अच्छा न्यूज है गवर्नमेंट की तरफ से। तो सब रूल 5 में क्या गवर्नमेंट ने बताया है कि जो हम आरएफडी 01 में रिफंड क्लेम कर सकते हैं, रिफंड के रिगार्डिंग एप्लीकेशन हमने फाइल किया है उसको अब एसएससी अगर चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। और वो विड्रॉ कहां तक करेंगे तो उसके रिगार्डिंग यहाँ ये सब रूल में बात किया है। तो वो हम पहले सर्वप्रथम हम उसको विड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि एक हमें फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01 डब्ल्यू को फाइल करना होगा वो रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ करने के लिए। बट वो हम कब तक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोविजनल रिफंड जो हमें सैंक्शन होता है जीएसटी आरएफडी 04 के थ्रू या फाइनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर इन फॉर्म जीएसटी आरएफडी 06 और पेमेंट ऑफ ऑर्डर इन जीएसटी आरएफडी 05 और रिफंड विदहोल्ड ऑर्डर इन फॉर्म जीएसटी आरएफडी 07 और नोटिस इन फॉर्म जीएसटी आरएफडी 08, ये जो भी हमारा जहां तक हमारा प्रोसीजर पहुंचा है उससे पहले हम अगर जीएसटी आरएफडी 01 डब्ल्यू को फाइल करते हैं तो वो जो हमने एप्लीकेशन फाइल किया था फॉर रिफंड एप्लीकेशन वो हमारा विड्रॉ हो जाएगा। चाहे तो वो हमें प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन होने से पहले फाइल करना पड़ेगा या हमारा फाइनल रिटर्न सैंक्शन होने से पहले या पेमेंट ऑफ ऑर्डर से पहले या रिफंड विदहोल्ड होता है उससे पहले या नोटिस जो है उससे पहले अगर हम आरएफडी 01 डब्ल्यू को फाइल करते हैं तो जो हमारा रिफंड एप्लीकेशन हमने फाइल किया है वो विड्रॉ माना जाएगा। अब आते हैं जो नेक्स्ट हमारा जो सब रूल 6 है उसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब ये पॉइंट नंबर 6 में क्या है कि जैसे हम रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं थ्रू फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01 तो हमारा जो ई कैश लेजर है या ई क्रेडिट लेजर है वहां से अमाउंट डेबिट हो जाता है, वहां से अमाउंट कम हो जाता है, हमें वो अमाउंट दिखता नहीं है जितने के रिगार्डिंग हमने रिफंड के लिए एप्लीकेशन किया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब हमने आरएफडी 01 को विड्रॉ करने के लिए फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01 डब्ल्यू फाइल किया है कि मेरा वो जो रिफंड एप्लीकेशन है वो विड्रॉ हो जाए, तो जो मेरे
ई क्रेडिट लेजर या ई कैश लेजर में अमाउंट डेबिट हुआ है वो फिर से मेरे ई क्रेडिट लेजर या ई कैश लेजर में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो उसी के जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ रिफंड इन फॉर्म जीएसटी RFND 01 एनी अमाउंट डेबिटेड बाय द एप्लीकेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज द केस में बी while filing application for refund in RFND 01, जब मेरा एप्लीकेशन फॉर रिफंड फाइल किया था और अमाउंट डेबिट हो गया था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो वे फिर से क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है shall be credited back to the ledger from which such amount was debited। कब हो जाएगा? ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ रिफंड इन फॉर्म GST RFND 01W। तो फ्रेंड्स अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में रूल 92 का बात किया है, ये फिर से रिफंड की बात कर रही है। तो यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि जो पॉइंट नंबर जो रूल 92 सब रूल 1 है उसमें जो प्रोविजो है, प्रोविजो को ओमिट कर रहा है गवर्नमेंट। पहले तो ये जानते हैं कि ये प्रोविजो में क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स जो हमारा प्रोविजो है उसमें फॉर्म GST RFND 07 की बात कर रहे हैं, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता था। तो पार्ट ए में क्या होता था? वो पार्ट ए में ये है कि कोई भी रिफंड के रिगार्डिंग हम अप्लाई कर रहे हैं और हमें रिफंड मिल जाता है, तो वो रिफंड अमाउंट को गवर्नमेंट सबसे पहले कोई भी हमारा आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो उस डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। तो कौन सा आउटस्टैंडिंग डिमांड है और किस डिमांड के रिगार्डिंग हमारा कितना अमाउंट एडजस्ट किया है, गवर्नमेंट हमें इंटीमेट करता था, कम्युनिकेट करता था बाय पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST RFND 07। और जो हमारा पार्ट बी है RFND 07 का, उसमें क्या था कि अगर कोई भी मेरा रिफंड मैंने अप्लाई किया और वो रिफंड को गवर्नमेंट विथ होल्ड करता है तो गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करता था। वो ऑर्डर RFND 07 का पार्ट बी में हमें रीजन बताता था कि गवर्नमेंट ने उस अमाउंट को क्यों विद होल्ड किया है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि हमारा ये रूल नंबर 92 जो हमारा सब रूल 1 है उसका फर्स्ट प्रोविजन में क्या लिखा था और गवर्नमेंट ने क्यों ओमिट किया इसको। तो स्क्रीन में जैसे आप देख पा रहे हो, मैं रूल्स में आ गया। रूल यहाँ पे 92 है, ऑर्डर सैंक्शनिंग ऑफ रिफंड यहाँ पे देख रहे हो। इसका जो फर्स्ट प्रोविजो ये है, गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है। तो इसमें क्या लिखा है? प्रोवाइडेड इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ रिफंड इज completely adjusted against any outstanding amount। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अमाउंट जो रिफंड अमाउंट होता है वो मेरा कोई भी completely जो एडजस्ट होता है against the outstanding demand, उसको जो अमाउंट एडजस्ट हुआ है वो हमें कम्युनिकेट गवर्नमेंट करता था पार्ट ए ऑफ RFND 01। अब गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर दिया है, तो जो हमारा पार्ट बी हुआ करता था गवर्नमेंट ने उसको पार्ट ए कर दिया है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हाँ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो ये पॉइंट नंबर 6 में जो हमारा गवर्नमेंट देखो फॉर द वर्ड एंड लेटर पार्ट बी जो RFND 07 का पार्ट बी है उसको गवर्नमेंट ने द वर्ड पार्ट ए शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, उसको गवर्नमेंट ने पार्ट ए कर दिया और पार्ट बी दूसरे ही ले आया, दूसरे चीज के लिए ले आया। वो किस चीज के लिए यहाँ पे लिखा है? यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा रूल 92 है, रूल 92 का जो सब रूल 2 है उसमें फॉर द वर्ड जो पार्ट बी है उसको पार्ट ए कर दिया। जो RFND 07 का पार्ट बी है उसको गवर्नमेंट ने पार्ट ए जो RFND 07 का पार्ट है उसको डिलीट कर दिया और पार्ट बी को पार्ट ए बना दिया। अब पार्ट बी में गवर्नमेंट ने कुछ और ही ऐड कर दिया। जो हमारा पार्ट बी में क्या होता था, अगर गवर्नमेंट विद हेल्ड कर रहा है तो उसका इंटीमेशन देता था कि हम क्यों विद हेल्ड करते हैं, रीजन बताता था पार्ट बी में। अब उसको पार्ट ए गवर्नमेंट ने कर दिया है। अब पार्ट बी में गवर्नमेंट ने क्या लिया है? द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड, नेमली अब गवर्नमेंट बोल रहा है वेयर द अगर जहां पे प्रॉपर ऑफिसर या कमिश्नर सेटिस्फाई है कि कोई भी अमाउंट विद हेल्ड किया है उसको हम विद हेल्ड नहीं करेंगे, तो वो एक ऑर्डर पास करता था एंड वो अमाउंट रिफंड को रिलीज करता था और उसका इंटीमेशन है वो हमें पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST RFND 07 में देगा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पहले हमारा क्या हो, पहले फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं फ्रेंड्स, आप आई होप आप सभी को कंफ्यूज हो रहा होगा। ये जो हमारा ऊपर आप देख रहे हो रूल 92 का सब रूल 1 और सब रूल 2 है, इसमें RFD फॉर्म GST RFD 07 जो हमें रिफंड हमें इश्यू गवर्नमेंट करता है तो उसका जो हमें कोई आउटस्टैंडिंग
डिमांड है उसके रिगार्डिंग अगर फुल अमाउंट जो रिफंड का हमें गवर्नमेंट ने किया है अगर उसको एडजस्ट करता था गवर्नमेंट, तो जो RFND 07 का पार्ट ए होता था उसमें हमें कम्युनिकेट करता था कि कौन सा डिमांड के अगेंस्ट कितना अमाउंट मैंने एडजस्ट किया, और जो पार्ट बी होता था उसको गवर्नमेंट बोलता था कि हम अगर आपका रिफंड को विदहोल्ड करते हैं तो क्या है रीजन विदहोल्ड करने का, उसका डिटेल देता था, रीजन देता था। अब गवर्नमेंट ने वो पार्ट बी जो था उसको रीजन देने का पार्ट था उसको पार्ट ए कर दिया, और पार्ट बी एक नया लेके आया है। वो पार्ट बी में क्या बता रहे हैं वो कि अगर जो उसने पार्ट ए में अमाउंट को विदहोल्ड किया था अब उसको विदहोल्ड करने का कोई भी रीजन नहीं है, गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि अब वो उसको विदहोल्ड नहीं करना चाहते और उसको रिलीज करते हैं। तो जो रिलीज करेगा वो ऑर्डर पास करेगा पार्ट बी में और बताएगा कि हमने आपका जो विदहोल्ड अमाउंट किया था उसको रिलीज कर दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में रूल 96 के रिगार्डिंग बात किया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स रूल 96 का सब रूल 6 है, वहां भी जहां पे रिफंड हम गवर्नमेंट विदहोल्ड करता था तो वहां पे गवर्नमेंट पुराने जो पार्ट बी है वहां के थ्रू कम्युनिकेट करता था, बट गवर्नमेंट ने उस पार्ट बी को पार्ट ए में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ भी उसने जो सब रूल 6 में वर्ड पार्ट बी लिखा है वहां पे इंसर्ट कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है बाय राइटिंग द लेटर पार्ट ए। अब आते हैं पॉइंट नंबर बी में, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जिक्र किया है फॉर्म GST RFND 06। तो GST RFND 06 किस चीज के लिए होता है कि जब प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई है कि रिफंड पे करना है या रिफंड पे नहीं करना है, देन वो एक ऑर्डर पास करता है। वो ऑर्डर RFND 06 में पास करता है और पेमेंट का एडवाइस देता है। अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट का एडवाइस देता है और पेमेंट करने के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन देता है RFND 05 में। चाहे तो वो SSC को पे कर दे या जो अमाउंट अगर रिफंड वो करना चाहते तो SSC को रिफंड कर दे, और रिफंड नहीं करना चाहते तो ये अमाउंट को कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो होता है गवर्नमेंट ने मेंटेन करता है उसमें उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हो द वर्ड लेटर आफ्टर पासिंग एन ऑर्डर इन फॉर्म GST RFND 06। अगर पे करना है या नहीं पे करना है तो एक गवर्नमेंट जो फॉर्म RFND 06 ऑर्डर पास करता है वहां पे एक वर्ड सब्स्टिट्यूट गवर्नमेंट ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है इस वर्ड से, बाय पासिंग एन ऑर्डर इन फॉर्म GST RFND 06 आफ्टर पासिंग एन ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विदहोल्ड फंड इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST RFND 07। तो इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पे ये वर्ड को ऐड कर दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्योंकि RFND जो 07 में पार्ट बी को गवर्नमेंट ने ऐड किया है और विदहोल्ड को रिलीज करने का बात करता है। तो जैसे मेरा जो रिफंड अमाउंट को रिलीज करने का ऑर्डर देता है तो उसको पार्ट बी RFND 07 का पार्ट बी में रिलीज कर रहे हैं इस अमाउंट को, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है, उसको यहाँ पे ऐड कर दिया है गवर्नमेंट ने। फ्रेंड्स मैंने ये पॉइंट नंबर 5 डिस्कस कर ही लिया था आप सबके सामने। अब आते तो जैसे कि आप देख रहे हो पॉइंट नंबर 6 में हमारा रूल 138 के रिगार्डिंग बात करता है। तो फ्रेंड्स पहले हम जानते हैं कि रूल 138E किस चीज के रिगार्डिंग है। रूल 138E जो ई वे बिल जनरेट करने की रिगार्डिंग है उसके रिगार्डिंग वहां पे कुछ कंडीशंस वगैरह लिखा है। तो वन ऑफ द कंडीशंस है कि अगर कंपोजिशन सप्लायर है और 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक अपना PMT 08 अगर फाइल नहीं करता, या अगर नॉर्मल सप्लायर है तो वो अपना अगर 2 कंसेक्यूटिव मंथ और क्वार्टर तक अपना जो GST रिटर्न होता है वो फाइल नहीं करता तो वो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे, उसके रिगार्डिंग है। तो वहां पे वर्ड लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वेदर और सप्लायर और रिसिपेंट, उनमें से कोई चाहे वो सप्लायर हो या रिसिपेंट हो कोई भी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट ने इस वर्ड को जो इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वेदर और सप्लायर और रिसिपेंट जो कि ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। कौन से वर्ड से सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पे ये वर्ड सब्स्टिट्यूट किया इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। गवर्नमेंट ने पहले हमारा जो वेदर बाय सप्लायर, वेदर एज अ सप्लायर और रिसिपेंट था उस वर्ड को ही हटा दिया और गवर्नमेंट ने एक वाइड एरिया को कवर कर लिया। ये वाइड एरिया क्या है, एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। पहले तो सप्लायर या रिसिपेंट के एंगल से था, अब चाहे वो एजेंट का हो या जॉबर के रिगार्डिंग मूवमेंट हो रहा हो, आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा हो, या सप्लायर के रिगार्डिंग आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा हो या रिसिपेंट के रिगार्डिंग आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा हो, ये सारी चीज को कवर कर लिया। तो ये
ये अमेंडमेंट के थ्रू, ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसके थ्रू गवर्नमेंट ने एक वाइड एरिया को कवर किया है। इससे और जो इवेबल जनरेशन का जो प्रोविजन है उसको और स्ट्रेंथन गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में क्या है कि जो हमारा फॉर्म जीएसटी RFND 01 है उसमें गवर्नमेंट ने पहले जो हमारा पार्ट ए पार्ट बी होया करता था तो पार्ट ए को डिलीट कर दिया, जो पार्ट बी होया करता था उसको पार्ट ए कर दिया, और पार्ट बी जो है वो गवर्नमेंट ने एक नया इंसर्ट कर दिया था। तो ये कंप्लीट फॉर्म जीएसटी RFND 07 का एक कंप्लीट फॉर्म गवर्नमेंट ने यहाँ पे इश्यू कर दिया कि वो फॉर्म क्या होगा, उसमें क्या डिटेल भरना है। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो भी सर्कुलर था, ये नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नंबर 15/2021। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ये जो हमारा था ये अमेंडमेंट, 4th अमेंडमेंट टू रूल 2021 के रिगार्डिंग है। इसका नाम दिया गया था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 4th अमेंडमेंट रूल 2021। ये अभी हमने अब सबके सामने डिस्कस किया एंड आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तब भी अगर कोई भी आपको क्वेरी होगा, डाउट्स होगा, तो अपना डाउट्स आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। एंड आई होप आप लोग इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किए होंगे। एंड अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज दूसरों को शेयर करना चाहिए तो दूसरे जो फ्रेंड्स है उसको ग्रुप में आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस अपडेशन के बारे में नॉलेज हो। तो फ्रेंड्स स्टे ट्यून एंड स्टे सब्सक्राइब। बाय।